नलिनी सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नलिनी जी, ये बात सच है और जैसा कि बार बार बालेन शाह की ओर से भी अपील की जा रही है कि आपकी मांगे पूरी हो गई, जेन ज़ी के हवाले अब नेपाल आ चुका है, प्लीज आप शांति बनाए रखें, अपने अपने घरों को वापस आए। उसके बावजूद ये लोग जाने को क्यों तैयार नहीं नजर आते? नेपाल में कई घंटे हो चुके हैं, पीएम के इस्तीफे के बावजूद शांति क्यों वापस नहीं लौट पाई है? नलिनी सिंह जी। चित्रा, आपको इसी से अंदाज़ा लग जाएगा कि जेन ज़ी ने जो ज़रा थोड़ी मेरी एको बंद करवा दीजिए। अंदाज़ा इससे लग जाएगा कि जेन ज़ी ने जेलों में से जो चाहते थे वो उन नेताओं को छुड़वाया है। बिल्कुल। रवि लामिछाने के बारे में आप बात कर रही थी, बिल्कुल। जो कि वहाँ पर कोऑपरेटिव एक जिसे कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के उसमें अंदर थे, ये आरोप उन पर थे, तो उनको भी उन्होंने कर दिया और आपने उनके ट्वीट का भी अभी जिक्र किया। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि अगर जेन ज़ी यहाँ तक पहुँच गया है तो इस वक्त उसको जिसे कहते हैं ना, उसने स्वाद चखा है एक बहुत बड़ी कामयाबी का। तो इस वक्त तो जेन ज़ी को ये समझना कि वो अब अपने घरों में जाके रज़ाई ओढ़ के बैठ जाएंगे चुपचाप से, ये नहीं होने वाला है। कहीं आप लोगों ने ये कहा, आप ही शायद कह रही थी कि क्या कोई इनको उकसा रहा है। मुझे लगता है कि इस वक्त आप देखें तो जो आपने कहा कि हमारे ही जो पड़ोस में कितने इमरान खान का जो पाकिस्तान में हुआ वो भी सोशल मीडिया से, बांग्लादेश का हुआ, श्रीलंका का हुआ, म्यांमार का हुआ, यहाँ पर इंडोनेशिया का हुआ, सोशल मीडिया का यहाँ बहुत बड़ा हाथ है और हम इसे एनालाइज करने में थोड़ी कोताही बरत रहे हैं। अब क्या है जो मुझे समझ आ रहा है नेपाल को देख करके कि केवल आपको बिग टेक प्लस यानी बिग टेक जमा एक ये यूथ जो है, जो कि उग्र है किसी भी वजह से, वो चाहिए तख्ता पलटने के लिए। तो सारी सरकारें एशिया में, साउथ एशिया में, सब जगह सतर्क हो जाए कि कम से कम हमारे इस बड़े इलाके में ये चीज़ कामयाब हो रही है कि यहाँ पर यूथ को उग्र करना बहुत आसान है। ये तो मार्क जुकरबर्ग वगैरह जो है, इनको आप समझिए कि इनको पावर मिल गई है सारी मेरी नज़र में। और दूसरी बात है, अब आप कह रहे हैं कि ये घर क्यों नहीं जा रहे। इन्होंने एक बहुत क्रांतिकारी एक कदम उठाया जिसके बारे में शायद जिक्र करना भी बाकी है। बालेन शाह का नाम किया है आगे। बालेन शाह मधेसी मूल के एक नागरिक हैं, नेपाली नागरिक। तो आप जानते हैं कि मधेश और पहाड़ में कितना कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है। ये बीते कुछ साल पहले बिल्कुल हमें दबाया गया है, बिल्कुल बहुत, और कई मौतें भी हुई थी बाढ़ में शायद मधेश में। तो अब ये देखिए कि अगर वहीं के मूल का इंसान उसको ये कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री बन जाए, हम सबको एक मिनट सोच लेना चाहिए एक शांति से कि ये कितनी देर चलेगा। क्या वो पुरानी जो चीज़ें हैं, जो खाइयाँ हैं, वो फिर उभर आएंगे? लेकिन ये तो हुआ जो जेन ज़ी का है। मुझे ये कहना है कि इसमें एक चीज़ बिल्कुल जाहिर हो गई दोबारा। शायद कल से मैं ये बात कह रही हूँ कि देखिए, जब नेपाल का युवक कुछ ठान लेता है तो युवक वो पाकर ही हटता है। आपको याद होगा 2006 में जो माओवादी प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने 207 साल पुरानी राजशाही को एकदम से धराशायी कर दिया था। बिल्कुल, क्योंकि यही जो लोग हैं, केपी शर्मा ओली अपने आप उस वक्त प्रचंड के साथ, केपी शर्मा ओली शहरों में थे, प्रचंड गांव में थे, और वो ले करके उन्होंने किंग ज्ञानेंद्र उस वक्त जो थे, उनकी सत्ता पलट दी और जो सरकार थी उसको पलट दिया। और लेकिन हमने ये भी देखा है नलिनी जी, बीते कुछ समय से लगातार राजशाही के लौटने को लेकर भी वहां पर कई जगहों पर आंदोलन हुए। आपने मधेशियों के आंदोलन की बात की थी, उस समय हिंदुस्तान के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो गई थी, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया है नेपाल और भारत का, वहां पर यह आंदोलन बहुत जबरदस्त तरीके से जोर पकड़ रहा था। हम देख रहे हैं बीते कुछ सालों में नेपाल में किस तरह की आंतरिक अशांति है। हालांकि ओली का इस्तीफा हो गया है। आपको बताते चले कि ओली के सत्ता में आने के बाद भारत के साथ संबंध में नेपाल के बिगड़े, वो नेपाल
जिसको दर्द होता है तो यहाँ पर भी हिंदुस्तान के अंदर भी तकलीफ होती है। वो नेपाल जिससे हिंदुस्तान का रोटी और बेटी का रिश्ता है, वो नेपाल जब वहां पर भूकंप आता है तो सबसे पहले कोई देश अगर वहां पर मदद भेजता है तो वो हिंदुस्तान है। लेकिन केपी शर्मा ओली की ओर से उन संबंधों को भी खराब किया गया था। उनके सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, उसके बाद वहां का युवा आंदोलन रद्द हुआ और उसके बाद सोशल मीडिया को लेकर जो बैन उनकी ओर से किया गया, उसके बाद इस चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। और आज देखिए नेपाल के हालात क्या हैं। लेकिन नेपाल में शांति कब आएगी? संजय केडिया जी नेपाल के आप बड़े उद्योगपति हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय केडिया जी, अभी क्या हालात हैं नेपाल में? शांति कब और कैसे आएगी? इसको लेकर क्या जतन वहां पर किए जा रहे हैं? अभी यहाँ की हालत तो बहुत खराब है। अभी भी आंदोलनकारी लोग रोड में ही हैं, अभी भी आगजनी और अटैक कर ही रहे हैं जगह जगह पे। और मीडिया से काफ़ी कुछ मालूम पड़ रहा है, और बाहर निकलने की पोजीशन अभी नहीं है। अब बालेंद्र शाह जी का अभी नाम आ रहा है और अभी नाम बिछाने के बीच में दोनों की मीटिंग हो रही है। अभी अब उन लोगों की मीटिंग से क्या हो रहा है, लेकिन उन लोग ने भी करीब 1 घंटे पहले उन लोगों ने बोल दिया था कि आंदोलनकारी लोगों को घर जाने के लिए, लेकिन आंदोलनकारी लोग घर नहीं गए अभी तक। बिल्कुल। तो ये सिचुएशन क्या हो रहा है, मतलब गॉड नोज। अब कहा जाता है कि जब भी कोई एक बड़ा नेता होता है, जैसा कि बालेंद्र शाह को लेकर उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन भी किया, रवि लामछाने उनको छुड़ा लेने में भी प्रदर्शनकारी कामयाब रहे, जिन्होंने बहुत 6 महीने के भीतर अपनी पार्टी बनाई और बड़ी कामयाबी हासिल की। हालांकि बाद में उनको जेल के भीतर डाल दिया गया। लेकिन अमर प्रधान जी, अब सीधे मैं आपके पास आते हुए, अगर बड़े बड़े वो नेता जो युवाओं के साथ खड़े दिखे थे, युवाओं के ऊपर जिनका प्रभाव भी है, जिन्होंने जेनजी की इस आंदोलन को अपनी आवाज दी, अगर वो भी अपील कर रहे हैं कि अपने घरों को वापस आए, फिर भी अगर युवा नहीं जा रहा है तो क्या बातें समझ में आ रही हैं? अमर प्रधान जी, किसकी बात मानेंगे ये लोग? जी चित्रा जी, ये जो कल का जो दिन था, जो ये 19-20 लोगों, जो यूजुअली स्टूडेंट लोगों की जो मौत हो गई, वो एक नेपाल के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी। ये नेपाल के इतिहास में एक ब्लैक डे के रूप में तो ये दर्ज हो भी चुकी है। तो उसके बाद तो आज सुबह, मैं आज सुबह की बात कर रहा हूँ, तो आज सुबह एक कंफ्यूजन थी कि अब ये आंदोलन जाएगी किधर। कि लोगों का ऐसा मानना था कि ये तो सिर्फ जनरेशन जी की आंदोलन है, बिल्कुल ऐसा मानना था। जनरेशन जी तो इतनी बड़ी उनकी लोगों की मौत हो गई, तो आज ये कंफ्यूजन थी ये जाएगी किधर। तो आज क्या हो गया, ये जनरेशन जी का आंदोलन नहीं रहा, ये पूरा नेपाल वासियों का आंदोलन हो गया आज। और आज एक नेपाल के इतिहास में और एक बड़ा दिन है, क्योंकि अभी आंदोलन तो चल रही, पर जुडिशियरी, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव, जो एक राष्ट्र के जो 3 खंबे होते हैं, ये सब आंदोलनकारी नेपाली जनता, अब आंदोलनकारी मतलब नेपाली जनता के हाथ में आ चुका है। अब ये नेपाली जनता को अभी ये जो मंत्रियों ने, प्रधानमंत्रियों ने, राष्ट्रपतियों ने जो इस्तीफा दिया, इससे इन लोगों की they will not be happy with this, so they want something more. अब ये घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ रही कि अब ये आप लोगों ने अभी जिक्र कर रहे थे, बालेंद्र शाह की जिक्र कर रहे हैं, रवि लामिछाने की जिक्र कर रहे हैं, और ये नेपाल के प्रधान सेनापति अशोक राज सिग्देल, उनका भी अब एंट्री हो चुका है। और अभी ये कुछ ही देर में मेरे विचार से नेपाली समय 6 बजे के अराउंड, which will be 20 minutes from now, ये देश के नाम में एक संबोधन कर रहे हैं, और ये संबोधन के बाद और ये पिक्चर और क्लियर हो जाएगा। और आज का दिन आप नेपाल के अलग अलग हिस्सों से, आप नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बताया कि 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, और ये भी खबर आ रही है कि नेपाल की जो सेना है वो प्रदर्शनकारियों से बातचीत करेगी, इसके अलावा वो बालेंद्र शाह से भी बातचीत करने वाली है। क्या इस बारे में कोई भी जानकारी है आपके पास, अमर प्रधान जी? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं होगा, ये देश के नाम में प्रधान सेनापति कुछ बोलेंगे, शायद उसके बाद जी आप ये कह रहे हैं, उसके बाद और पिक्चर क्लियर हो जाएगी, उसके बाद और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जिस तरह से तकरीबन सभी मंत्रियों ने नेपाल में इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद सेना का रोल अब यहाँ पर कहीं ज्यादा अहम हो जाता है। सेना क्या अभी कमान अपने हाथ में लेकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत करेगी, और उसके बाद प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के बाद ये जो बड़े नेता हैं जिनका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, चाहे वो बालेंद्र शाह हो, चाहे वो रवि लामिछाने हो, सुदुन गुरुङ भी हैं, आपको बताते चले एनजीओ हामी नेपाल के प्रमुख हैं, युवाओं को एकजुट करने में इनकी भी बड़ी
बड़ी भूमिका रही है। इन सभी से बातचीत करके बीच का रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि बार बार अपील करने के बावजूद जो युवा हैं सड़कों पर, वो अपने घर जाने को तैयार नहीं है। एक बार फिर से दिव्यांग आपके पास आते हुए, नेपाल की सेना का यहाँ पर रुख अब काफी ज्यादा अहम हो जाता है। अब उनके कंधों पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी है कि नेपाल में जल्द से जल्द शांति आए, स्थिरता आए, उसको लेकर वो प्रयास करें। मैं आपको यही बता रहा था कि ये बहुत कयास लग रहे हैं वहाँ पर, और कि सेना का टेक ओवर हो सकता है, क्योंकि जो हालत है, और ये बार बार हम सुनेंगे कि किस तरह से हालत तमाम अपील करने के बावजूद वो काबू में नहीं आएगी। देखिए, हमने ये बांग्लादेश में भी देखा, वो जब आपके हाथ एक सफलता लग जाती है, इतना इमोटिव इशू हो जाता है कि आपके अपने लोग मारे गए हैं, तब आप सोचें कि नहीं, आप संयम से रहिए और घर चले जाइए, ये बात लोगों के समझ में नहीं आती। तो इसमें थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी, थोड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, और वो ज़ोर ज़बरदस्ती फ़िलहाल सेनाएं कर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।